आज की मेडिकल दुनिया को देखिए, लेजर, रोबोटिक सर्जरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग सब कितना मॉडर्न लगता है ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आज की सबसे एडवांस्ड प्लास्टिक सर्जरी की नींव, उसकी जड़ें कोई 2600 साल पहले के भारत में है। जी हाँ, चलिए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। ये सवाल हमें सीधा उस एक शख्स से मिलाता है जिसने हजारों साल पहले ही, आप समझिए, मेडिकल साइंस का भविष्य लिख दिया था। तो मिलिए सुश्रुत से। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2600 साल पहले की। जगह थी भारत का प्राचीन शहर काशी, और यहीं इसी धरती पर वो शख्स मौजूद था जिसे आज पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है। देखिए, सुश्रुत के लिए ना, सर्जरी सिर्फ शरीर को काटना जोड़ना भर नहीं था, वो इसे शल्य तंत्र कहते थे। और ये जो शल्य तंत्र था, ये आयुर्वेद की एक बहुत गहरी समझ से निकला था। मतलब जहां शरीर, मन, आत्मा सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो सर्जरी सिर्फ बीमारी हटाना नहीं, बल्कि शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने की एक कला थी, एक आर्ट। लेकिन जैसा हर क्रांतिकारी सोच के साथ होता है, सुश्रुत के काम के रास्ते में भी एक बहुत ही बड़ी रुकावट थी। तो ये कहानी सिर्फ मेडिकल साइंस की नहीं है, ये उस हिम्मत की भी कहानी है जो उस वक्त की परंपराओं से जा टकराया था। सोचिए, उस जमाने में मानव शरीर को चीरना फाड़ना ये एक धार्मिक और सामाजिक तौर पर बहुत बड़ा पाप माना जाता था। ये एक ऐसी दीवार थी, एक ऐसी लाइन थी जिसे कोई पार करने की सोच भी नहीं सकता था। अब भला एक सर्जन के लिए इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती थी। लेकिन इन सारी सामाजिक पाबंदियों के बावजूद सुश्रुत अपने एक उसूल पर बिल्कुल अटल थे। उनका मानना था कि भाई, शरीर को समझे बिना उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। उनके लिए एनाटॉमी यानी शरीर रचना का ज्ञान कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि सबसे पहली और सबसे जरूरी जरूरत थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसका रास्ता कैसे निकाला। उन्होंने जो तरीका अपनाया ना, वो सच में कमाल का था। एकदम सिंपल और एकदम साइंटिफिक। वो बिना छुरी का इस्तेमाल किए शरीर को बहते पानी में धीरे धीरे विघटित यानी डिकम्पोज होने देते थे। अब इस तरीके से क्या होता था, वो शरीर की एक एक परत को लेयर बाय लेयर समझ पाते थे, और साथ ही धार्मिक मान्यताओं की सीमा भी नहीं लांघते थे। ये दिखाता है कि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को, यानी अपनी आंखों से देखकर सीखने को, कितना जरूरी मानते थे। ठीक है, तो शरीर का ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये ज्ञान सही औजारों के बिना तो अधूरा ही है ना। और बस यहीं पर सुश्रुत की जीनियस का एक और लेवल सामने आता है। उन्होंने अपने इस ज्ञान को असलियत में बदलने के लिए एक ऐसा कमाल का सर्जिकल टूल किट बनाया जिसके बारे में सुनकर हैरानी होती है। 121, जी हाँ, 121, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस क्रांति का स्केल है, वो पैमाना है जो सुश्रुत लेकर आने वाले थे। जरा सोचकर देखिए, आज से 2600 साल पहले इतने सारे औजारों का क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब था 121 अलग अलग तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सुश्रुत ने इतने उपकरणों का ना सिर्फ आविष्कार किया, बल्कि उन्हें बाकायदा कैटेगराइज भी किया था। मतलब हर टूल, हर औजार एक खास काम के लिए बनाया गया था। ये सिर्फ औजारों का कोई ढेर नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा वेल डेवलप्ड सर्जिकल सिस्टम था। और उनका क्लासिफिकेशन देखिए, ये उनकी साइंटिफिक सोच को दिखाता है। उन्होंने इन सभी उपकरणों को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा था। 101 थे यंत्र, यानी वो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स जो पकड़ने या सहारा देने के काम आते थे, जैसे फोर्सेप्स या चिमटी। और 20 थे शस्त्र, मतलब तेज धार वाले काटने के उपकरण, जैसे सर्जिकल नाइफ या स्कैल्पल। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो एंशिएंट इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। हर औजार की बनावट देखिए जरा, कितनी सटीक, कितना प्रिसाइज है। कुछ को नाजुक टिश्यूज को हल्के से पकड़ने के लिए बनाया गया था, तो कुछ इतने मजबूत थे कि हड्डियां तक काट सकते थे। ये तो ऐसा है जैसे आज के मॉडर्न सर्जिकल डिजाइन की परछाई हम हजारों साल पहले देख रहे हों। तो अब उनके पास शरीर का ज्ञान भी था और सही औजार भी। तो इन दोनों को मिलाकर सुश्रुत ने आखिर किया क्या? उन्होंने ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर्स को अंजाम दिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। उनकी जो सबसे फेमस सर्जरी थी ना, उसके पीछे की वजह थी उस समय की एक बहुत ही क्रूर सजा। अपराध करने पर नाक काट दी जाती थी।
और बस इसी ज़रूरत ने, इसी मजबूरी ने सुश्रुत को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का आविष्कार करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, वही सर्जरी जिसे आज हम राइनोप्लास्टी या प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। और उनकी तकनीक, वो तो बस कमाल ही थी। इसे कहते हैं फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी। वो पहले पत्ते से नाक का नाप लेते, फिर माथे से त्वचा का उतना ही बड़ा हिस्सा काटते, लेकिन उसे पूरा अलग नहीं करते थे। फिर उस स्किन फ्लैप को नीचे घुमाकर एक नई नाक बना देते थे और सांस लेने के लिए उसमें पतली नलियां डालते थे। ये प्रोसेस इतना सटीक था कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स आज भी दुनिया भर के प्लास्टिक सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। सच में ये साइंस और आर्ट का एक बेजोड़ नमूना था। और कहानी सिर्फ नाक जोड़ने तक ही खत्म नहीं होती। सुश्रुत की काबिलियत इससे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने आंखों से मोतियाबिंद निकालने की तकनीक ईजाद की, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया, और शायद सबसे जरूरी, उन्होंने मरीज का दर्द कम करने के लिए भांग जैसी जड़ी बूटियों से एनेस्थीसिया भी बनाया। मतलब उनका दायरा, उनका रेंज वाकई में असाधारण था। अब सवाल ये उठता है कि भाई हजारों साल बाद भी हमें ये सारी बातें इतनी डिटेल में कैसे पता है? तो इसका जवाब छिपा है एक किताब में, एक ऐसा महाग्रंथ जिसे सुश्रुत ने खुद लिखा था। इसका नाम है सुश्रुत संहिता। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये प्राचीन मेडिकल साइंस का एक पूरा खजाना है। सर्जरी से लेकर जनरल मेडिसिन और यहाँ तक कि टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर के विज्ञान तक सब कुछ इसमें शामिल है। ये ग्रंथ उनके ज्ञान की गहराई का सबसे बड़ा सबूत है। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे सुश्रुत का ज्ञान सदियों तक और महाद्वीपों के पार सफर करता रहा। पहले भारत से ये अरब दुनिया में पहुंचा, फिर वहां से यूरोप तक। उनकी तकनीकों ने दुनिया भर के सर्जन्स को रास्ता दिखाया और आज के मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। सुश्रुत की कहानी हमें ये बताती है कि महान विचार, महान ज्ञान समय और सरहदों का मोहताज नहीं होता। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसा और कितना ज्ञान छिपा हुआ है जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है हमारे भविष्य को एक नई शक्ल देने के लिए।